हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे दोस्त इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे सेल्स ऑर्गन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बेल वाला बटन दबाना मत भूलिए, दबाइएगा तब धाए धाए वीडियो जाएगा। और वैसे वीडियो आपको डेली बाई डेली मिलते रहेगा। बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास मिलने वाला है और हम लोग सब्जेक्ट को एक बहुत सारा चीज देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में कंप्लीट किए थे, ईयर, आई, इन सारी चीजों के बारे में। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा सेरीकल्चर, जिसे हिंदी में कहा जाता है रेशम कीट पालन। जिस टॉपिक का नाम होगा सेरीकल्चर, हिंदी में इसे कहा जाता है रेशम कीट पालन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सेरीकल्चर होता क्या है। सेरीकल्चर होता क्या है? तो रेशम के कीटों द्वारा रेशम तैयार करना, रेशम के कीटों की सहायता से रेशम को तैयार करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और बात यहाँ आती है कि ये रेशम क्या है? तो रेशम प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। आगे आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सा प्रोटीन मिला होता है और इसका रेशियो क्या है। तो फिलहाल जानिए कि ये रेशम किसका बना होता है। तो रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम की कीटों के द्वारा रेशम को तैयार करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आगे अब बात करते हैं कि आखिर ये जो सेरीकल्चर है, ये रेशम कीट पालन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया? तो इसके खोजकर्ता एक व्यक्ति को माना जाता है जिनका नाम है बीसी लोटजू। नाम क्या है? बीसी लोटजू। बीसी लोटजू आपको पता होना चाहिए, जिसके नाम के आगे जू, चू, सू इत्यादि नाम आता हो वो कहीं ना कहीं चाइना का हो। यानी इसके खोजकर्ता बीसी लोटजू हैं, जो कहाँ के हैं? चाइना के। अतः हम कह सकते हैं कि सेरीकल्चर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? चाइना से। कोरोना की शुरुआत कहाँ से? चाइना से। उसी प्रकार सेरीकल्चर की शुरुआत कहाँ से? चाइना से। और बात किया जाए कि अगर इसकी शुरुआत चाइना से हुई तो विश्व में रेशम के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। विश्व में रेशम के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। तो हम लोग क्या पीछे रहेंगे? नहीं, हम लोगों का भी विश्व में रेशम के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो रेशम के उत्पादन में पहला स्थान चाइना, दूसरा स्थान भारत। यहां तक कोई दिक्कत? भारत में पहली बार रेशम अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार रेशम अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सबसे शुरू में किस देश में शुरुआत की गई? चाइना। भारत दूसरे नंबर पे, लेकिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। अब बात किया जाए कि रेशम उत्पादन के लिए वर्तमान में भारत में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। लेकिन यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक में कहाँ? इसका सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख केंद्र है मैसूर। नाम सुने होंगे आप लोग मैसूर का। तो हम लोगों ने 2-3 पॉइंट क्लियर किया। खोजकर्ता कौन? बीसी लोटजू। कहाँ के थे? चाइना। शुरुआत कहाँ से? चाइना से। भारत का नंबर दूसरा। प्रथम रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पश्चिम बंगाल। लेकिन इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? कर्नाटक यानी मैसूर में। अब बात किया जाए रेशम कीट। आखिर जो कीट है, जो रेशम वाला कीट है, जो रेशम तैयार करता है, उस कीट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। सबसे पहला बात की ये जो रेशम कीट है एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब, तो ये क्या है? एक लिंगी है। रेशम के कीट क्या है? एक लिंगी। अब बात करते हैं कि आखिर रेशम जो तैयार किया जाता है इन कीटों की मदद से, जो रेशम तैयार किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो इस रेशम को तैयार करने के लिए इसे शहतूत के पत्ते पर, किस पत्ते पर? शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीट द्वारा रेशम तैयार किया जाता है।
और इस प्रकार का जो रेशम होगा उसे मलबरी सिल्क कहा जाता है। कौन सिल्क? मलबरी सिल्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शहतूत के पत्तों पर रेशम कीटों के द्वारा तैयार किया हुआ रेशम किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है मलबेरी सिल्क। क्या कहा जाता है? मलबेरी सिल्क। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हो गया था, उसे लोगों ने नाम रख दिया हरित क्रांति। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हुई। उसी प्रकार रेशम के उत्पादन में जो क्रांति हुई उसे टसर क्रांति कहा जाता है। कौन क्रांति? टसर क्रांति। आपसे पूछ सकता है कि टसर क्रांति का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से। जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध गेहूं से, उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि टसर क्रांति का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। टसर क्रांति का संबंध रेशम उत्पादन से। अब बात किया जाए कि सबसे ज्यादा जो रेशम कीट है, सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है, उसके जो रेशम के जो कीट है, उस कीट की कौन सी प्रजाति है? यानी कीटों की किस प्रजाति के द्वारा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उसका एक प्रजाति है जिसे बॉम्बिक्स मोराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बिक्स मोराई। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि बॉम्बिक्स मोराई का संबंध किससे है? तो ये रेशम कीट का ही प्रजाति है जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है, और इसी प्रजाति के द्वारा ही चीन में सबसे पहले सेरीकल्चर की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो रेशम के कीट हैं, इन कीटों के द्वारा जो रेशम तैयार किया जाता है और उस रेशम से जो धागा बनाया जाता है, तो रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को सीलिंग कहा जाता है। रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीलिंग। पूछेगा सीलिंग का संबंध किससे है? तो रेशम से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? सीलिंग। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। यानी इसके खोजकर्ता बीसी लोटजू कहाँ के थे? चाइना का। रेशम उत्पादन में विश्व में सबसे प्रथम स्थान किसका? चाइना का। भारत का कौन स्थान? दूसरा। प्रथम रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। लेकिन भारत में इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? कर्नाटक यानी मैसूर। रेशम कीट एक लिंगी कि द्विलिंगी? एक लिंगी। रेशम किस पर तैयार किया जाता है? शहतूत के पत्तों पर। अगर शहतूत के पत्ता पर रेशम तैयार हो गया, ऐसे रेशम को किस नाम से जानेंगे? मलबेरी सिल्क। टसर क्रांति का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। इस रेशम कीट की जो प्रजाति है, उस प्रजाति को क्या कहा जाता है? उस प्रजाति को कहा जाता है बॉम्बिक्स मोराई। क्या कहा जाता है? बॉम्बिक्स मोराई। या इसके शुरुआती स्टेज को, बॉम्बिक्स मोराई के शुरुआती स्टेज को कैटरपिलर या लार्वा कहा जाता है। इस रेशम के द्वारा धागा तैयार करना क्या कहलाता है? सीलिंग। यानी धागा तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीलिंग। इतना सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये जो रेशम कीट है, रेशम कीट की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था? 3 अवस्था। ये 3 अवस्था इनकी होती है, और सबसे जो अंतिम अवस्था है, उसी अवस्था में सबसे ज्यादा रेशम निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी अवस्था है। तो जैसे ही इन कीटों का जन्म होता है, जैसे ही ये कीट जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय उनकी जो अवस्था होती है, उस अवस्था को लार्वा कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? लार्वा। वास्तव में ये लार्वा क्या है? तो जो भी कीट है उनमें अभी अभी लाल ग्रंथि तैयार होती है, उनमें अभी अभी जो लाल ग्रंथि तैयार होती है, वास्तव में ये जो लाल है, यही जब अपना लार छोड़ते हैं शहतूत के पत्तियों पर, तो यही लार, जैसे ही लार निकलेगा शहतूत के पत्ती पर, वातावरण के संपर्क में आने पर यही रेशम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? रेशम का।
अगर इनकी अवस्था देखा जाए तो सबसे पहला अवस्था शुरुआती, उनकी जन्म के समय, उत्पत्ति के समय जो अवस्था है उसे क्या कहा जाएगा? लार्वा। लार्वा के बाद, लार्वा के कुछ समय बाद इनकी ये जो अवस्था में जाते हैं, जिस स्टेज में प्रवेश करते हैं उस स्टेज को प्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा। यानी लार्वा में अभी अभी लाल ग्रंथियां बनना शुरू हुआ था और इस लाल ग्रंथि की मदद से ये जैसे ही प्यूपा स्टेज में गया अब ये रेशम का निर्माण करने लगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा रेशम का निर्माण करने लगा। लेकिन जब ये सबसे लास्ट एज यानी कोकून एज में जाता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में लाल को सेक्रेट करता है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में लाल का सेक्रेशन होता है तो वह किस स्टेज में होता है? कोकून। और कोकून स्टेज में ही सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेशम कीट की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। रेशम कीट की कितनी अवस्था? 3। सबसे पहली जो अवस्था है उसे कहा जाएगा लार्वा। सबसे पहली जो अवस्था है उसे कहा जाएगा लार्वा। दूसरी जो अवस्था है उसे कहा जाता है प्यूपा, और तीसरी जो अवस्था है उसे कहा जाता है कोकून। पहली अवस्था लार्वा, दूसरा प्यूपा और तीसरी जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? कोकून, जिसमें सबसे अधिक रेशम का निर्माण होता है। अब हमारे देश में ये जो रेशम है, हमारे देश में ये रेशम के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेनली रूप से 4 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में इन चारों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, यानी रेशम के प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है मलबरी। नाम सुना होंगे, मलबरी सिल्क। हमारे देश में 89% जो रेशम तैयार होता है वह कौन सा रेशम है? मलबरी। कौन सा रेशम है? मलबरी। दूसरा है इरी। दूसरा क्या है? इरी। पहला मलबरी, दूसरा इरी। पहला मलबरी, दूसरा इरी। और तीसरा जो है रेशम का प्रकार, इसे टसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टसर। ये मात्र 2% इसका उत्पादन होता है। और सबसे अंतिम है मूंगा, बहुत कम मात्रा में 0.4% के आसपास। तो रेशम के कितने प्रकार? 4। पहला मलबरी, दूसरा इरी, तीसरा टसर और चौथा मूंगा। पहला मलबरी, इरी, टसर, मूंगा। मलबरी, इरी, टसर, मूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, यानी जो रेशम का उत्पादन हो रहा है वह किसका बना होता है? प्रोटीन का। अब बात आता है कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो मेरे दोस्त, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन? 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रोटीन है उसे फाइब्रोइन प्रोटीन कहा जाता है। कौन प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। जबकि दूसरा प्रोटीन है इसे सीरोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरोसिन। अगर आपसे पूछे कि रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इसमें फाइब्रोइन और सीरोसिन, फाइब्रोइन और सीरोसिन, ये 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और अगर इनके रेशियो की बात की जाए तो फाइब्रोइन का 80% मात्रा इसमें होता है, जबकि 20% मात्रा किसका होता है? सीरोसिन का। 20% मात्रा किसका होता है? सीरोसिन का। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ये जो सेरीकल्चर है, रेशम कीट पालन है, ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में अगर इन सारे टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, आप अपने से भी इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धक-धका के सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में आपको एकदम धक-धक वीडियो जाते रहेगा, वीडियो में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे ही आप शेयर करेंगे, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे,
बहुत जल्दी आपको विवेक सर का लाइव क्लास मिलने वाला है, वो भी लाइव क्लास बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इन सारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। एक भी वीडियो आप मिस ना कीजिए और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।